माननीय सभापति महोदय, अभी मैं प्रतिपक्ष के माननीय उपनेता के विचार सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना गवर्नर हाउस में घुस गया और मुख्यमंत्री का कार्यालय भी उससे छूता नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, कोरोना के वायरस को मालूम नहीं होता कि मुख्यमंत्री का कार्यालय या गवर्नर का कार्यालय। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के 2 मंत्री कोरोना से मौत को प्राप्त हुए। वो बेखौफ होकर के हिंदुस्तान के गृह मंत्री के घर में घुस गया। वो बेखौफ हो गया। और माननीय सभापति महोदय, उनके भी घुस गया। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता ने कहा कि टॉयलेट, माननीय सभापति महोदय, टॉयलेट अटे पड़े, खाने के कारण मरीज भाग गए। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, राजस्थान के YouTube पर सैकड़ों वीडियो आप देख सकते हैं माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से कोरोना से संक्रमित मरीज जब ठीक होकर के गए, तालियां बजा करके हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, गुलदस्ते लेकर बाहर निकले हैं। जब उनके घर पहुंचे किया और घर के बाहर बहू बेटियां नाची है। कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये हम स्थगित करके गए थे और इसलिए गए थे कि कोरोना से राजस्थान के लोगों की हिफाजत कर सके। और राजस्थान के लोगों ने देखा कि उनका मुख्यमंत्री, उनका चिकित्सा मंत्री, उनका प्रशासन, सफाई कर्मी, पुलिस का कांस्टेबल, आशा सहयोगी, ANM, डॉक्टर किस कर्तव्य परायणता के साथ राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को संभाल रहे हैं। कोविड फंड में 6 करोड़ से ज्यादा रुपया भामाशाहों ने दान दिया। माननीय सभापति महोदय, ये इस सरकार की विश्वसनीयता और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति उनका भरोसा था। और भारतीय जनता पार्टी को क्या कोरोना पर बोलने का अधिकार है? शांत रहे। एक तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, उत्साह के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ जो मुख्यमंत्री राजस्थान के लोगों की रात दिन देखभाल करने में लगे हुए थे, उनको डिस्टर्ब किसने किया? किसने उनको फेयरमाउंट से लेकर के जैसलमेर तक पहुंचाया? और माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ उससे? वो देश के सामने प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले सेनानी के रूप में सामने आए। मेरा पूरे सभी से आग्रह है, कृपया बीच इंटरव्यू नहीं करें, बैठे बैठे बोलने की आदत छोड़िए, कुछ तो सीखिए। अभी आपके नेता को भी बोलना है। कोई प्रॉब्लम है बैठे बैठे? आपको प्रॉब्लम है तो बाहर जाइए, वरना शांति से सुनिए। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं। संयम लौटा। हर एक फरोग से लड़ने वाले एक संघर्षशील नेता के रूप में सामने आए, काले धन के खिलाफ जंग करने वाले एक योद्धा के रूप में सामने आए। और आपके इस कुकृत्य ने अशोक गहलोत को देश में नरेंद्र मोदी की टक्कर का चेहरा बना दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं समझता हूं राजस्थान के इस सदन को, सर अभी आप राजस्थान के इस सदन को सर्वसम्मति के साथ अशोक गहलोत की सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि देश के उन राज्यों में राजस्थान को उन्होंने लाकर कोरोना के मामले में खड़ा हुआ कि किसी तरह के आंकड़े से आप तुलना कर दें, देश के बड़े राज्यों के अंदर राजस्थान सबसे अव्वल आपको दिखाई देगा। प्रतिदिन मौत का क्या आंकड़ा है देश का? 981 और राजस्थान 11। पॉजिटिव केस का क्या आंकड़ा है देश का? 68,507 और राजस्थान 1161। संक्रमित व्यक्ति की जांच का प्रतिशत का देश का क्या आंकड़ा है?
9.71 और राजस्थान 3.02। और कोरोना से मृत्यु का क्या प्रतिशत है? भारत का 2.09 और राजस्थान 1.53। क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किससे बात नहीं की, किससे चर्चा नहीं की? समाज का कौन सा ऐसा तबका है जिसको विश्वास में लेने का काम नहीं किया कि हम सब मिलकर के इस कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस कोरोना में जो कुछ किया नरेंद्र मोदी ने किया और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, 5 दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार टीवी पर आती रही, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। अब कोई हिंदुस्तान का नागरिक निकल करके बता दे उसकी जेब में 5,000 रुपए भी आए हो तो, किसी के भी खाते में 5,000 रुपए आए हो तो बता दे। सिवाय गुमराह करने के, मैं आप सबको भी चुनौती देता हूं कि 8 करोड़ लोगों के राजस्थान में किसी के खाते में 5,000 रुपए आए हो तो खड़े होकर आपके। माननीय सभापति महोदय, और देश के नौजवानों को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी न तो अर्थव्यवस्था को समझ सकती है न अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। क्या बेरोजगारी की दर को आपने कहां पहुंचा दिया? 45 साल के आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप रेवेन्यू का हाल है? भारत सरकार का खुद का रेवेन्यू अप्रैल से जून तक का जो टैक्स रेवेन्यू 4 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था, वो 2,69,000 करोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। 32% तो भारत सरकार का खुद का रेवेन्यू कटा है। और मैं ये नहीं कहता, ये तो जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, इन सब का परिणाम है कि राजस्थान सरकार का भी टैक्स रेवेन्यू इस 4 महीने में 28% घट चुका है। लेकिन इन समस्त परिस्थितियों के बाद भी हौसला मजबूत है, दृढ़ता मजबूत है, प्रतिबद्धता मजबूत है, लोगों के प्रति लगाव मजबूत है और लोगों का सरकार के प्रति आस्था का प्रकल्प मजबूत है। माननीय सभापति महोदय, अब इस सरकार ने, देश की सरकार ने क्या किया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 10 जनवरी को चाइना ने ये जाहिर कर दिया था कि कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। भारत सरकार ने इस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाए हैं। मैं उसका निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। 17 जनवरी को चीन जाने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की भारत सरकार ने, और 5 फरवरी को चीन से आने वाले विदेशी नागरिकों के आने पर 5 फरवरी को रोक लगाई। 25 दूसरे देश जिनके अंदर 31 जनवरी तक बड़ी संख्या में कोविड पेशेंट सामने आ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उनके मामले में भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 3 मार्च को इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाई। अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के नागरिकों के आने पर कोई रोक नहीं लगाई। 22 मार्च तक तो ये भ्रम फैलाते रहे और दुनिया भर के अंदर 22 मार्च तक 2,92,142 केस कोरोना के पॉजिटिव हो गए। इसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को नहीं रोका, दुनिया के दूसरे देशों से भारत आने वाले लोगों को नहीं रोका, और उसका नतीजा हुआ कि 18 जनवरी से 23 मार्च के बीच भारत में 15 लाख लोग विदेशों से आए। 15 लाख लोग। ये किया नरेंद्र मोदी ने। लोगों के स्वास्थ्य से इस तरीके से खिलवाड़ किया। और क्या करते थे एयरपोर्ट पर आप? सिवाय तापमान जांचने के आपने कुछ नहीं किया। सीधा आदमी वहां से बैठ करके गांव में आ जाता था उतर के। ये ऐसे हिंदुस्तान के अंदर आज ये जो 29 लाख का आंकड़ा बना है, ये भारत सरकार के गलत रवैये और दोहरे मापदंड के कारण बना है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कोरोना में आपको लोगों की चिंता थी,
आप तो मध्य प्रदेश में वहां सिंधिया का जुलूस लेकर के जा रहे थे अपने पार्टी कार्यालय। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में आप शिवराज सिंह चौहान की शपथ करा रहे थे, आप वर्चुअल रैली कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, पटना में भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। ये सब काम आप कोरोना में कर रहे थे। माननीय सदस्य शांत रहे, शांत रहे, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बोलने दीजिए उनको। माननीय सदस्य। और जैसे कि माननीय सभापति महोदय, आदत है देश के प्रधानमंत्री की, अचानक से रात को 8 बजे टीवी पर प्रकट होते हैं, 12 बजे से बंद, कभी नोट बंद, कभी देश बंद, और पूरे हिंदुस्तान का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट बिना किसी सूचना के बंद कर दिया। पूरा हिंदुस्तान का गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, कोई जाने का रास्ता नहीं, कहीं कोई ठौर नहीं। आप बॉम्बे की कल्पना कीजिए माननीय सभापति महोदय, एक एक कमरे के अंदर 20-20 लोग रह रहे थे, सैकड़ों लोग छोटे से कंपाउंड में थे, एक टॉयलेट यूज कर रहे थे। आज मुंबई की जो दुर्दशा हुई है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भारत सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। किसी का अंकित नहीं होगा। लोग पैदल चले, बच्चे छोटे छोटे छाले पड़ गए लोगों के, पैदल चल करके मर गए, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा, आप तो राजनीति करने में व्यस्त थे। अरे धन्यवाद दो अशोक गहलोत को, हमारे माननीय सदस्य जो राजकुमार शर्मा आते हैं, जब कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि साहब लोगों को कठिनाई हो रही है, पैदल जा रहे हैं लोग, ऑर्डर निकाला, जिस किसी एसपीओ के एरिया के अंदर कोई पैदल जाता हुआ दिखा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर बसों से, ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की, पूरा राजस्थान साक्षी है, मैं स्वयं सैकड़ों लोगों के बसों में बिठा करके रवाना किया। हर जगह वो शेल्टर होम बनाए, लोगों के खाने का इंतजाम किया, और हमें संतोष कि हमारी सरकार ने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन किया। हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन इस संकट की घड़ी में हमने उस इंसानियत के जज्बे को भूले नहीं, चाहे जैसे भी हो। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, इसका एक संदेश होता है, और उस संदेश को हमारे प्रशासन ने समझा। विराजी और इसके बाद माननीय सभापति महोदय, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके एक्सपोर्ट को 31 जनवरी को भारत सरकार ने बैन किया, लेकिन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट 29 मार्च तक माननीय सभापति महोदय चालू रखा। और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के कारण माननीय सभापति महोदय, बॉम्बे में कई क्लिनिक बंद हो गए। यूपी के अंदर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने की धमकी दी, यूपी के अंदर ही एम्बुलेंस के एम्प्लॉइज यूनियन स्ट्राइक पे चली गई, और हमारे कई जगह डॉक्टर्स ने रेनकोट यूज किए, रेनकोट और हेलमेट पहने अपने प्रोटेक्शन के लिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीपी की अनअवेलेबिलिटी के कारण हमारे कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को संक्रमित होना पड़ा, और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हुआ। पूरे देश के अंदर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है लैब की हमारी, उसका सिर्फ 36% यूज किया जा सका। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 16 मार्च को जर्मनी को पहला इन्होंने ऑर्डर दिया 1 मिलियन टेस्टिंग किट का, 16 मार्च, और वो भी सप्लाई माननीय सभापति महोदय बहुत लेट आई। लेकिन इन सारी बातों पर आप नहीं जाना चाहेंगे, और आज भी समाप्त करें। आज हम उस जगह आकर के खड़े हो गए माननीय सभापति महोदय, नए केस के मामले में भारत पहले नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। 20 जुलाई को भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, 7 अगस्त को भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, और दैनिक कोविड से डेली जो मौत है उस मामले में वर्ल्ड में भारत तीसरे स्थान पर आ गए। 10 अगस्त को अमेरिका में 1154 मौतें हुई, ब्राजील में 992 मौतें हुई, और भारत में 893 मौतें हुई। अब भी आप पीठ ठोकना चाहते हैं देश की हुकूमत की?
जिसका ध्यान नहीं है इसके ऊपर। माननीय सभापति महोदय, और अब मैं आखिर में 2 मिनट में खत्म करता हूं, आपकी आज्ञा नहीं है तो। माननीय सभापति महोदय, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से 2 बातें निवेदन करना चाहता हूं। कोविड, माननीय सभापति महोदय, हम सब लोगों के लिए नया था। हमें इसका कोई अनुभव नहीं था, हमारे नागरिकों को इसका कोई अनुभव नहीं था। हम सब सीख रहे थे, प्रशासन भी सीख रहा था, और इस प्रक्रिया में हमारे बहुत से नागरिक बिना मास्क के भी बाहर आए। 144 का भी वायलेशन हुआ। मैं राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी मामले जिसमें 3 साल से कम की सजा है और जो चालान हुए हैं, आप उनको वापस ले लें, क्योंकि वो नागरिक अपराधी नहीं है, अपनी अज्ञानता के कारण वो उसमें बुक हुए हैं। और ये ठीक है कि आपने एक बार डर पैदा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अंततः वो अपराधी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि वो सारे मुकदमे आप वापस ले लें। दूसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सिरोही के लिए। सिरोही में 6 वार्ड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और 6 के 6 आप इसमें काम में ले रहे हैं। अभी क्षमता का उपयोग आपका नहीं के बराबर हो रहा है। जितने बेड की कैपेसिटी वहां पर है, उसका 10% भी यूज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि उसमें से आधे वार्ड आप फ्री करें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेगुलर चलाएं, जिससे जिले के लोगों को जो चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिल सके। और एक बार पुनः माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ राजस्थान के लोगों को संभाला, हमारा हौसला बढ़ा, लोगों का हौसला बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पूनिया।